नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का विशेष रूप से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, चलो आगे चलते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आज का हमारा वीडियो है ये क्लास 12th का रहने वाला है, जो कि इतिहास के सब्जेक्ट का है, जिसका हम तीसरा बुक देख रहे हैं, जिसमें जो हमारा अध्याय चल रहा है उसका नाम है सबसे आखिरी। देखो, आपको ध्यान हो तो हमने 11 चैप्टर तक जो है पूरा पढ़ लिया था। तो आज हम अपना इतिहास का जो न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया था लगभग 9 महीने पहले, वो आज हमारा खत्म भी होने वाला है। मतलब इसके बाद भी हमारे वीडियो आएंगे 2-3, फिर खत्म हो जाएगा। तो हम आज से अपना आखिरी जो हमारा अध्याय है, जिसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नवीन युग की शुरुआत या फिर एक नए युग की शुरुआत, ठीक है, इस चैप्टर का पार्ट 1 हम देखने वाले हैं, जो कि आज का हमारा वीडियो है। देखो, और मैं आपको बता दूं, आप पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th के अंदर जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें जो हमारा दूसरा बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें जो हमारे अध्याय 1 और अध्याय 2 हैं, इनको आप इस इतिहास में अध्याय 11 और 12 के साथ मिलाकर पढ़ना, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। क्योंकि ये चारों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। क्लास 12th हिस्ट्री न्यू कोर्स आधुनिक इतिहास हमारा आज से शुरू है, मतलब बहुत पहले से शुरू हो चुका है। और तीनों किताब खत्म, आखिरी अध्याय जो है हमारा शुरू होने वाला है या फिर आज से हमारा शुरू हो चुका है, और इसी का हमारा पार्ट 1 है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। हमारे अध्याय का नाम है, पार्ट 1 हमारा है। तो बच्चों, सब्सक्राइब नहीं किए हो आप तो कर सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आप पाएंगे। ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, कोई क्वेरी रहती है आपकी, तो आप मुझसे वहाँ पर आकर पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सिलेबस की बात करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम ने आपके लिए इस चैप्टर के अनुसार क्या सिलेबस निकाला है। यहाँ पे 12वां आएगा, ठीक है, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। ये 15 टाइपिंग हो रखा है, आपको 12 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो, सामान्य पर्यावलोकन आपका टॉपिक है, स्वतंत्रता एवं नवराष्ट्र, ये आपका टॉपिक है, पढ़ना है आपको। और संविधान का निर्माण पढ़ना है कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। केंद्र बिंदु समझना है। केंद्र बिंदु हमारा क्या रहेगा पता है? पूरा जो हमारा अध्याय है ना, उसका बिंदु, मुख्य बिंदु रहेगा हमारा संविधान सभा, और उसमें जो भी विवाद विवाद हुआ था ना, वाद विवाद, उसका उद्धरण रहेगा, और संविधान सभा में वाद विवाद की चर्चाएं रहेंगी। ये हमारा मुख्य बिंदु रहेगा, ठीक है। विचार विमर्श हमारा इसके ऊपर क्या क्या हुआ, ये वाद विवाद हमें क्या दर्शाते हैं तथा उनका विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। मानचित्र कार्य, परियोजना कार्य, ये हमारे टॉपिक है। देखो, मानचित्र कार्य मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगा, और परियोजना कार्य का मतलब है कि आपके जो टीचर हैं वो आपको इस अध्याय से प्रोजेक्ट फाइल के लिए टॉपिक निकाल कर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? टॉपिक निकाल कर दे सकते हैं। ये आपका यहाँ परियोजना कार्य जो है, ये आपके बोर्ड एग्जाम ने दे रखा है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये आपका पूरा पूरा ये सिलेबस है ना, या फिर मान लो आप इसमें जो टॉपिक है, इन टॉपिक को मैं इस हिसाब से नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसी हिसाब से, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी भाषा में पढ़ाऊंगा, एकदम इजी, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा। 4 वीडियो में हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज हमारा पार्ट 1 है, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा, एक फोर्थ आएगा, हमारा चैप्टर समाप्त। इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि आपके कितने इसमें टॉपिक बनते हैं। तो देखो, जो हमारा 11वां अध्याय था महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस चैप्टर को मैंने आपको टोटल 5 वीडियो में कराया है, पार्ट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। इन 5 वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर कराया है। तो इसको आप जो है देख सकते हो हमारे क्लास, मतलब हमारा जो चैनल है NCERT स्टडी पॉइंट, उसमें एक प्ले लिस्ट वाला सेक्शन होता है, उसमें आपको क्लास 12 हिस्ट्री न्यू कोर्स का मिल जाएगा, उसमें आ जाकर आप देख सकते हो, बहुत आसान है। बात करते हैं अपने नज़र में टॉपिक। देखो, जो आपके बोर्ड एग्जाम ने टॉपिक निकाला है, ध्यान से समझना बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम ने निकाला है आपके लिए टॉपिक, उस टॉपिक को मैं बिल्कुल सरल भाषा में कराने के लिए आपके सामने मैंने टॉपिक लिखा है, और इन्हीं 23 टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इन 23 टॉपिक को समझ लोगे, यानी आपने इस पूरे अध्याय को सफलतापूर्वक, आसान पूर्वक समझ लिया, ठीक है, समझ रहे हो। इन 23 टॉपिक के अलावा आपका इस चैप्टर का अनुसार कोई भी टॉपिक नहीं बनेगा। इसी
23 टॉपिक को आपको समझना है। तो जिसमें पार्ट 1 जो हमारा वीडियो है आज का, इसमें हम 8 टॉपिक को समझेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन 8 टॉपिक को हम पार्ट 1 में आज के वीडियो में समझेंगे। चलो आगे चलते हैं। पहले हम बात करते हैं चैप्टर का। देखो चैप्टर का नाम क्या है? संविधान का निर्माण। तो देखो संविधान का निर्माण का मतलब है कि जो भारत देश है उसमें संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा में बैठकें कैसी कैसी हुई, महात्मा गांधी ने सिग्नेचर किया, सभी जो नेता थे वो वहाँ पर आए थे, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत में क्या रूल चलेगा, कैसे रूल चलेगा, कैसे भारत जो है देश चलेगा, उसका मतलब टाइम टेबल क्या रहेगा, उसका एक हिसाब कैसे रहेगा, कैसे मनुष्य को कोई कोई कानून मिलेगा, मतलब मनुष्य को हर प्रकार का कानून दिया जाता था हमारे संविधान में। ठीक है, तो संविधान जो है हमारा टोटल बताऊं आपको, तो 24 जनवरी 1950 को बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और 26 को ये लागू भी हो गया। समझ गए? तो ये जो संविधान है हमारा पूरा का पूरा, तो चैप्टर का नाम क्या है? संविधान का निर्माण और एक नवीन युग की शुरुआत। आपको नीचे टाइटल दिख रहा होगा, आप अपने चैप्टर के नीचे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा एक नए युग की शुरुआत। यानी जब भारत के अंदर संविधान का निर्माण होता है तब एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। समझ गए? तो अब कैसे संविधान का निर्माण होता है और भारत में नए युग की शुरुआत कैसे होता है, इसी को आपको समझना है। यही हमारे चैप्टर का अर्थ है। बात करते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको समझनी चाहिए। ये हमारा भारत का संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो इसके ऊपर लगा हुआ है। ये हमारे संविधान सभा का फोटो है, हमारा तिरंगा है, हमारा चक्र है और इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले हम बातें समझते हैं, मुख्य बातें। देखो इस अध्याय में हम सिर्फ यह समझेंगे कि संविधान सभा में क्या क्या चर्चाएं हुई थी। ठीक है, और यह समझेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, और यह समझेंगे कि संविधान सभा में किन सदस्यों की अहम भूमिका थी। 6 सदस्य की जो है संविधान सभा में अहम भूमिका थी। वो 6 सदस्य हमारे कौन से थे? ठीक है, इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि भारत के संविधान की क्या विशेषता है। इस अध्याय में हम यह भी समझेंगे कि आखिर जो हमारा केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनमें से किसको अधिक शक्ति दी गई थी। इस अध्याय में हम यह भी समझेंगे कि आखिर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को ही क्यों बनाई गए। आज जब देखोगे हमारा राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी है। हिंदी क्यों बनाया गया था संविधान सभा में, वो समझेंगे। ये पूरा अध्याय जो है ना, ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। ये हमारा पूरा का पूरा अध्याय जो है पॉलिटिकल साइंस का है। और ये हिस्ट्री में क्यों डाला गया था आपको पता होगा। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास मतलब पुरानी बातों का अध्ययन। भारत का इतिहास का मतलब क्या हुआ? भारत में जो पुरानी बातें हैं उसका अध्ययन। तो आधुनिक इतिहास में क्या होता है ना, उसमें पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर डाले जाते हैं जो कि हमारा इतिहास होता है। ठीक है, तो इसलिए इतिहास में डाला गया। देखो इस अध्याय को आप पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से देख सकते हो, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है समझ रहे हो? तो ये हमारा है चैप्टर, हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा संविधान शब्द है इसका आखिर अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि संविधान का अर्थ। देखो संविधान एक शब्द आपको दिख रहा होगा, संविधान। तो संविधान का क्या अर्थ होता है, संविधान से क्या आशय है? देखो संविधान का अर्थ क्या होता है। देखो पृथ्वी है, ये पूरा का पूरा देख रहे हो आप। ये देखो पृथ्वी में कोई भी संविधान बनता है, कोई भी नियम लागू होता है, तो वो संविधान कहते किसे हैं, वो उसका अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। आपके एग्जाम में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है और संविधान कहलाता है। देखो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज यानी एक लिखित पुस्तक है जिसके तहत क्या होता है, किसी देश के, पृथ्वी के अंदर देख लो, किसी भी देश के जो है, देश के अंदर क्या है कि शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। समझ गए? अब बात करते हैं भारतीय संविधान की झलक। देखो पहले मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि संविधान जो हमारा था भारत का, इसकी झलक क्या थी, यानी संविधान सभा, यानी मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा भारत का संविधान है ये कैसा संविधान है, यानी भारत के संविधान का जो झलक है वो मैं आपको दिखाऊंगा, यानी बताऊंगा आपको कि भारत का संविधान कैसा है, उसमें क्या क्या अनुच्छेद हैं, धाराएं कौन कौन सी है, वो समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान पूरे विश्व का बड़ा संविधान है, आपको पता होगा। भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, लगभग 3 साल का समय लग गया था और ये बन गया था। और इस संविधान को हमारे संविधान सभा ने बनाया था। आपको याद होगा, आप समझ लो कि जो हमारा ये संविधान है किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया है।
इसमें कुल 11 सत्र बैठाए गए थे और 165 बैठकें हुई थी, बुलाई गई थी इसमें, ठीक है। इस संविधान को बनाने में कई प्रसिद्ध नेताओं का भी जो योगदान था, जैसे नेहरू जी, अंबेडकर जी, पटेल जी, राम मनोहर लोहिया जी, है ना, लोकनायक जयप्रकाश, महात्मा गांधी, ये सब इसमें शामिल थे। फिर भी फिर यह संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1900, ध्यान देना आप, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और फिर 24 जनवरी 1950 में इस पर हस्ताक्षर हो गए थे और फिर 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया था, ठीक है, पूरे विश्व में, सॉरी पूरे देश में, ठीक है। और इस संविधान के तहत सभी भारतीय एक समान थे, जितने भी भारत का जनता है वो सभी एक समान थे। और इस संविधान के तहत अभी तक भारत देश में शासन चलाया जा रहा है। सन हमारा 2024 चल रहा है, ठीक है। देखो भारतीय संविधान की धाराएं कौन कौन सी हैं वो समझते हैं। देखो उस समय क्या था कि भारत के अंदर 395 अनुच्छेद थे, धाराएं थे हमारे 395, भाग हमारा कितना था, 22 था, अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब 465 हो गए हमारे धारा, भाग हमारा 25 हो गया है और अनुसूचियां हमारी 12 हो गई हैं, समझ गए आप। भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है ये समझते हैं। देखो भारत की संविधान जो है ना, भारत का पूरा एक पुस्तक संविधान जो है, इसकी विशेषता क्या है, तो लिखित और विस्तृत संविधान है हमारा। जो भारत का संविधान है ये एक लिखित और पूरा विस्तृत व्याख्यान संविधान है, ठीक है। कठोर व लचीले का मिश्रण है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव है, संघात्मक शासन की व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। इस संविधान में कुछ अंश अन्य देशों से भी लिए गए हैं, इसलिए इसे उधार का थैला कहा गया, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे 6 थे, कौन कौन से, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी। तो पहला हमारा था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार थे जो जनता को दिए गए थे। अब हमारा एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक है उथल पुथल का दौर, इसको हम शुरू करते हैं कि जो उथल पुथल का दौर है वो क्या है। पहला आप इसका अर्थ समझो। देखो उथल पुथल का दौर का मतलब है कि जब भारत देश के अंदर संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले के जो हमारे समय थे वो काफी उथल पुथल वाले थे। लोगों के मन में आकांक्षाएं थी कि हमारे देश का कैसा संविधान बनेगा, हमारा देश का भला होगा कि नहीं होगा, नेता कैसे आएंगे, लीडर कैसे बनेंगे, राजनीति अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सभी जो टेंशन थी ना, ये आम जनता को थी। इसलिए हम इस समय को कहते हैं उथल पुथल का दौर, समझ गए। इसलिए इस टाइटल का नाम रखा गया है उथल पुथल का दौर। देखो संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे। यह जो है महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को हमारा भारत देश आजाद तो हो गया था, लेकिन इसके साथ इसका विभाजन भी हो गया था। हमारा जो भारत देश है ये 2 भागों में बट गया था। पहला हमारा था पाकिस्तान जो हमारा पूर्वी था, और एक हमारा था पश्चिमी पाकिस्तान। 2 हमारे पाकिस्तान बनाए गए थे उसमें, तो देश का बंटवारा हो गया था। और लेकिन लोगों को 1942 वाला जो भारत छोड़ो आंदोलन था, आपको पता होगा, जब मैंने आपको महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था 1942 में एक महान आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था। ये लोगों को अभी तक याद था संविधान लागू होने के बाद भी, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ चलाया गया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। और यह एक जन व्यापक और बहुत बड़ी आंदोलन थी हमारी। ये विदेशी सहायता से सशक्त संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए जो प्रयास थे वो भी लोगों को बखूबी याद थे। आगे चलते देखो 1946 के वसंत में बंबई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी साई भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की जो सहानुभूति थी वो सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों का आंदोलन भी हो रहे थे, ठीक है। ये आप समझ सकते हो। देखो व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का एक अहम पहलू है, समझ गए। और बाकी आप ये लाइन पढ़ सकते हो पूरा का पूरा,
जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये सभी उछल पुछल के दौर वाले के ही टॉपिक हैं, ये पढ़ सकते हो आप। इसके आगे हमारा यही लाइन है, ये आप पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है। फिर आप ये भी पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारा। फिर जाके संविधान सभा का गठन समझते हैं, ये टॉपिक 7वां टॉपिक है हमारा, ध्यान देना। और आप नोट्स बनाते हो चलो, ताकि आपको फायदा होगा। और पीछे जो मैंने आपको बताया ना, जो मैंने आपको पढ़ के नहीं बताया, तो उसको आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945-46 की सदियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात जो प्रांतीय संसद थे, उन्होंने क्या किया, संविधान सभा के सदस्यों को चुना। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं। ठीक है, ये आपको समझना था। आगे समझते हैं, देखो। और ये सभी संविधान सभा के गठन वाले टॉपिक आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो, संविधान सभा में हुए चर्चाएं, ये जन मतलब कैसे एक तरह से प्रभावित होते थे, ठीक है। संविधान सभा में हुए जो चर्चाएं थे, वो जनों से कैसे प्रभावित होते थे, जनता से, तो इसको समझते हैं। देखो, जो संविधान सभा है, इसमें जितनी भी चर्चाएं हुई थी, वो कैसे प्रभावित होती है पूरी की पूरी। तो संविधान सभा में हुई जो चर्चाएं हैं, वो जनमत से प्रभावित होती थी। जन मतलब जनता, मत मतलब उसका अधिकार या फिर उसका वोट। जनता का जो वोट है उसी के हिसाब से चलेगा। मान लो किसी की सरकार बननी है, तो जनता जब वोट नहीं डालेगा तब तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। एक आंकड़ा होता है सरकार बनाने का। अगर मान लो एक पूरा का पूरा एक क्षेत्र है, इसमें कि नेता जो है वो खड़ा हो रहा है, लीडर बन रहा है, और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो इतने हैं, मतलब 10 लाख, या फिर मान लो 1,000 मान सकते हो, 2,000 मान सकते हो। अगर ये वोट देते हैं और ये जो आंकड़ा है सरकार बनाने का, अगर ये पार हो जाता है, तो ये सरकार अपना बना सकता है, ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान सभा में जो चर्चाएं थी, सब जनमत से प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी, तो विभिन्न पक्षों की जो दलील थी, मान लो कोई भी पक्ष है, मुस्लिम है, हिंदू है, उन सब की बात वहाँ पे सुनी जाती थी। उस समय अखबारों में छपती थी, और तमाम प्रस्तावों पर जो सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। मान लो एक टॉपिक है, उस पर सभी लोग बहस करेंगे, उस टॉपिक के सब पे जो है सभी लोग बात करेंगे, और तब जाके कहीं ना कहीं उसका एक जो हल है वो निकलेगा। सामूहिक जो सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी जो है आमंत्रित किए गए थे। जो हमारा कोई भी सामूहिक कुछ भी हमारा सहभागिता है, इसको बनाने के लिए जो जनता है उसका सुझाव वहाँ पर आमंत्रित किया गया था, तुम अपना सुझाव दो, पूरा कहा गया था, ठीक है। कई भाषाएं जो है अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग कर रही थी। मान लो कि 10 लोग हैं, अगर वो कहेंगे कि मेरा जो है, मैं बंगाल से हूँ, तो मेरी बंगाली भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा बना दो। कोई कहता है मैं पंजाबी हूँ, तो मेरे पंजाबी वाले जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा बना दो। तो ऐसे जो है संविधान सभा में बहस चल रही थी। और कहीं ना कहीं जाके हिंदी, जो हमारा लैंग्वेज है ना हिंदी, उसको भारत का राष्ट्रभाषा बनाया गया था। और आज भी आप देखोगे तो जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी हिंदी में लिखा हुआ है। और क्यों लिखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके हिंदी मीडियम का है। और हिंदी क्या है, हिंदी एक राष्ट्रभाषा है जो हमारे देश का है। तो इसी प्रकार हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाया गया था। और कई समय तक जो है इसमें बहसें भी चली थी। देखो, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे, और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे ये लोग। तो ये हमारा पार्ट 1 था, समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा आपको। अगर समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन पर क्लिक करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और नोट्स बनाते हो चलो, जल्दी हमारा जो ये कोर्स है खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री का क्लास 12। फिर हम क्या करेंगे, अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, मतलब वही हमारा, और एक मैप को देखेंगे, सभी प्रकार की चीज़ को हम देखेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी हल कराऊंगा आपको, सीबीएसई बोर्ड का और अन्य बोर्ड का, जो भी बोर्ड है सभी का, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, और बाकी कमेंट करके आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,